तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेहनत तो काफ़ी करते हैं लेकिन उनका पेपर पास नहीं होता। तो टीचर जो होते हैं वो यूजुअली ये तो सबको बता देते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, मतलब सिलेबस तो कवर करवा देते हैं, लेकिन वो कुछ मेंटोरिंग सेशंस होते हैं वो ज़रूरी होते हैं पेपर पास करने के लिए। बात करेंगे, ये बेसिकली एक मेंटोरिंग सेशन है, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर पास होने की वजह क्या होती है, ठीक है। और साथ में आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने पेपर की प्रेपरेशन किस तरह करनी है टू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो स्टार्ट करते हैं। कैफ लेवल की बात करूँ, कैफ के 9 पेपर होते हैं, उसमें से कैफ 1 to 7 मैं आपको इधर भी पढ़ाऊँगा इस चैनल पे, और साथ में आपको पेपर करने का तरीका और बाकी सारी स्किल्स जो भी ज़रूरी हैं पेपर पास करने के लिए वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको लेक्चर्स भी मिलते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रीजंस फॉर फेलियर। आप फेल क्यों होते हैं? बेसिकली आपकी मेन रीज़न जो सीए के बच्चे का फेल होने का होता है वो ये होता है, 70% बच्चों की बात करता हूँ, उनका प्रेपरेशन का मसला नहीं होता। उनको मसला होता है कि उनको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता। पेपर के कुछ असूल होते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दिया होता है उसके स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, कि मतलब आपने अगर एक स्टेप कर दिया, ठीक है, दूसरा स्टेप आपने गलत किया, तो अब इस स्टेप के बाद से आगे जितने भी स्टेप्स जाएंगे उसमें आपकी फिगर्स अपने आप गलत आनी शुरू हो जाएंगी। इस चीज़ को जहन में रखते हुए, मार्किंग प्लान को जहन में रखते पेपर करना होता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि ये मार्किंग प्लान होता क्या है। टीचर्स पढ़ा तो देते हैं लेकिन वो इन चीज़ों के बारे में नहीं बताते कि पेपर किस तरह करना है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं फॉर्मेट्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, जबकि फॉर्मेट के भी कुछ ना कुछ मार्क्स होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो 47-48 पे फेल हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हो सकता है कि वो फॉर्मेट्स की वजह से ही हो रहे हो। तो हमें किसी भी चीज़ के लिए चांस नहीं देना चाहिए पेपर में। बेस्ट यही होता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए पेपर में चांस ना दें, हर चीज़ के लिए ख़ुद को ठीक से प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं आप लोगों के फेलियर के। अपार्ट फ्रॉम प्रेपरेशन, मैं प्रेपरेशन को हटा के बात कर रहा हूँ कि आपको अगर आपको आता नहीं है तो डेफिनेटली यू आर गोना फेल। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको आता है फिर भी उसका पेपर फेल हो जाता है। अब ये आपके फेलियर के कुछ रीजंस हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे और भी रीजंस हैं, हम आगे बात करते जाएंगे। स्टेप्स फॉर प्रेपरेशन कुछ बताता हूँ मैं आपको कि आप प्रेपरेशन अपनी करनी किस तरह से है। इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप जब किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने जा रहे हैं ना, वो कोई भी सीए का सब्जेक्ट है, आप सबसे पहले उसके पास पेपर देखें, तो उसके बाद आप उसका एनालिसिस करें और उसके बाद आप बुक की तरफ आएँ। बात करते हैं पास पेपर की। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने लगते हैं तो आप सबसे पहले उसके पास पेपर में जाया करें। तो जब आप उसके पास पेपर में जाएंगे इससे आपको 2 चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। एक चीज़ ये कि पेपर आता किस तरह से है, दूसरी चीज़ ये कि किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है। ये जब आप पास पेपर में जाके सजेस्टेड आंसर खोलेंगे तो आपको अपने आप वहाँ से पता चल जाएगा कि पेपर किस तरह अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब मैं फर्ज करें क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, ठीक है। इसके मेरे पास आपके जो आपको टीचर है उसने कुछ और पढ़ाया, ठीक है, किसी और टीचर ने कुछ और पढ़ाया, आपको आपने खुद घर बैठ के पढ़ा है, आपको किसी और तरीके से आता है, डजेंट मैटर। आई कैप में मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, मार्क्स होते हैं स्टेप्स के, आपके स्टेप्स ठीक होने चाहिए। आप अगर एक स्टेप करते करते 1-2 स्टेप इधर गलती कर जाते हैं ना, स्टेप 1 में गलती कर जाते हैं, दूसरे स्टेप की तरफ जाते जाते, तो वो स्टेप 1 के मार्क्स काटेगा। स्टेप 2 को फिर वो उसी लिहाज से लेके चलेगा, उसके मार्क्स नहीं काटेगा वो आगे। स्टेप 1 की वजह से आपका अफेक्ट स्टेप 2 पे नहीं जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप जहन में रखिए। और अक्सर हम सवाल कर रहे होते हैं, ठीक है, सवाल हमें पूरे तरीके से आता होता है, हमारा आंसर भी बिल्कुल ठीक आ रहा होता है, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन जाते जाते हम लोग एक चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि उसमें जो स्टेप्स के मार्क्स होते हैं ना, उसमें से हम 1 या 2 स्टेप छोड़ रहे होते हैं। अब बेसिकली मैं अगर बात करूं किसी फाइनल अकाउंट के सवाल की, किसी भी फाइनल अकाउंट की बात करते हैं,
तो फाइनल अकाउंट के सवाल में SOCI में सेल्स के अलग मार्क्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अलग मार्क्स होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के अलग होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस के, अदर इनकम के, इन सब चीज़ों के अलग अलग मार्क्स होते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि किसके कितने मार्क्स हैं? आप पेपर खोलें, पास पेपर, साथ ही उसका मार्किंग प्लान खोल लें, ठीक है। जब आप मार्किंग प्लान खोलेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि किस पार्ट के कितने मार्क्स। जी, तो ये आपका पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1, और ये आपका मार्किंग प्लान आ गया, ठीक है। ये ICAP की वेबसाइट पे आपको हर पेपर का मिल जाएगा। ये सबसे पहले आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ये होता है कि आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ें। ऐसा भी हो जाता है कि आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ते, क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, फिर आप बाद में नीचे देखते हैं तो उससे कुछ और पूछा होता है और आप कुछ और कर रहे होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप रिक्वायरमेंट को ज़हन में रखें, उसके बाद सवाल पढ़ना शुरू करें, ठीक है। तो अब ये उसने इसमें सिर्फ नरेशंस पूछी हैं और आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन बना के दिया। इसका मार्किंग प्लान चेक करते हैं। मार्किंग प्लान में वो क्या कहता है, देखिए। अब इसमें 1 मार्क फॉर ईच नरेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, मतलब हर ट्रांजैक्शन का 1 नंबर है, ठीक है। ये तो सिंपल था, आगे चलते हैं। जी, तो ये आपके पास है फाइनल अकाउंट का सवाल, ठीक है, जो कि आपका पास पेपर का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले अब हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का पैटर्न देख के हमें पता चल जाता है कि आफ्टर ऑल प्रिपरेशन हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि यार ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है। तो रिक्वायरमेंट में देखें, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस के 12 मार्क्स हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के 8 मार्क्स हैं। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं बनाएंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि नेट प्रॉफिट की फिगर जानी होती है इससे, ठीक है। तो वो खैर मैं आपको जब लेक्चर्स में बता दूंगा। तो हम कर रहे थे मार्किंग प्लान्स की बात। अब ये उसने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, ये ट्रायल आपने इसको जहन में रखते हुए सारी एंट्रीज पास करके फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। जी, तो अब बात करते हैं मार्किंग की, ठीक है, मार्किंग प्लान की। अब ये मैंने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन निकाला। यहाँ पर टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। सेल्स निकालने का 1 मार्क था, सेल्स फिगर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के 1.5 मार्क्स थे, सेलिंग एक्सपेंसेस के 4.5 मार्क्स थे। अब ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस है इसमें एडजस्टमेंट्स भी थी, और इसके बाद ये एडमिन एक्सपेंसेस में भी एडजस्टमेंट्स, इन 2 पार्ट्स को मिला के आपके टोटल 7.5 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या कि आपका जो ये टोटल आपका क्वेश्चन 12 मार्क्स का था, हाफ से ज़्यादा मार्क्स आपका सिर्फ ये 2 पार्ट कवर कर रहे हैं। क्यों इसके इतने मार्क्स? इसलिए हैं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स हैं। आप नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उन चीज़ों में एडजस्टमेंट्स आ रही थी, ठीक है। तो उससे आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास 0.5 मार्क्स की है, मतलब बिल्कुल ही माइनर से मार्क्स हैं इसके, ठीक है, और सब टोटल्स और फॉर्मेट। अब देखें आप इन दोनों के मार्क्स मिला के ना टोटल 2 मार्क्स बन रहे हैं, सही है। अब अगर आपको लगता है ना कि आपके पास टाइम शॉर्टेज है, ठीक है, ये मैं आपको पेपर के हवाले से बता रहा हूँ, प्रिपरेशन के हवाले से आपको इसलिए इस वक्त ये चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप अपने आप को 6 मंथ्स के टाइम में प्रिपेयर ही इस तरह कर रहे हैं कि आप वो चीज़ें जो टाइम शॉर्टेज में आप इग्नोर कर सकते हैं, जो आपके मार्क्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी, आप वो पहले से ही जहन में रख के प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो अगर आपको लगता है पेपर में कि आप के पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप ये वाले मार्क्स छोड़ सकते हैं फॉर द टाइमिंग। अगर आपको एंड में जाके टाइम बच जाता है तो आप वापस आके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप ये फाइनेंस कॉस्ट छोड़ेंगे ना तो आपकी नेट प्रॉफिट की फिगर ख़राब आ जाएगी, ठीक है। वही जब आपके पास पेपर के बाद टाइम मिलेगा आपको, आप आके फाइनेंस कॉस्ट की फिगर डालेंगे, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट की फिगर फिर हिलानी होगी। तो आप बस आके फाइनेंस कॉस्ट की ही फिगर डाल दें, टोटल नेट प्रॉफिट की आप फिगर को चेंज ना करें, ठीक है। काट के मतलब आप पेपर में ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करें, ठीक है। ये आपके मार्क्स लूज करने की भी एक वजह होती है, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ कहीं पे भी नेट प्रॉफिट के मार्क्स नहीं है। यहाँ नेट प्रॉफिट एक टोटल है, उसको निकालने के कहीं पे भी मार्क्स नहीं है और उसकी वजह से आप अपने मार्क्स लूज कर सकते हैं, ये ओवर। आगे चलते हैं।
आगे है ये एसओएफपी के लाइन आइटम्स है, जिसमें से नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में बेसिकली होता क्या है, नॉन करंट एसेट में इस तरह हो रहा होता है कि आपके जो ना 1 साल से ज़्यादा एसेट यूज़ होने होते हैं ना, ठीक है, उसको आप लोग कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसको WDV भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। आपने इस पे रिकॉर्ड करना होता है। अब ये जो स्टेप्स है ना कि आपने कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन, कॉस्ट उसने आपको पहले से दी है, कोई एडजस्टमेंट है तो आपने वो करनी है, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो WDV पे आ जाएगा। इस चीज़ के 2 मार्क्स हैं, मैक्सिमम भी ये पार्ट ले तो 2 से 3 मिनट ले लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेता, ठीक है। 2 से 3 मिनट में आपके ये 2 मार्क्स आ जाएंगे। और ये करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक एंड कैश एंड बैंक और वो सारी चीज़ें, इसी तरह प्री पेमेंट्स वगैरह, वो सारी एडजस्टमेंट्स, ये थोड़ा बहुत आपका ये भी टाइम ले लेगा, 2 मिनट ले लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आप ये 3 से 5 मिनट के दरमियान ये 4 मार्क्स भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखें तो आगे इक्विटी और लाइबिलिटीज़ दोनों को मिला के आपके 4 मार्क्स बन रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी पोर्शन होता है, एसओएफपी का पोर्शन बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। अब एसओएफपी में यहाँ आपका फॉर्मेट और सब टोटल्स के भी नंबर हैं, ठीक है, ऊपर भी आपके फॉर्मेट और सब टोटल्स के नंबर थे। तो जो भी आपको कोई कहता है कि आप फॉर्मेट और सब टोटल्स छोड़ सकते हैं, तो यार छोड़ नहीं सकते आप, उसके मार्क्स होते हैं। पेपर में आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, सही है। किसी किसी जगह होता है वहाँ टोटल के मार्क्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन आप फिर भी पेपर में कुछ छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर आप स्मार्ट वर्किंग की तरफ जा रहे हैं, आपको लग रहा है मैं अगर इन 2 मार्क्स को या इस 1 मार्क को हल करने लगूंगा तो मैं 3 मार्क्स अपने लूज कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये टोटल करने बैठूंगा तो मुझे 1 मार्क्स मिलेगा और मुझे 1 मिनट लग जाएगा। उसी 1 मिनट में मैं एक सवाल हल कर सकता हूँ जिसके मार्क्स हैं 3 नंबर। तो आप डेफिनेटली इसे छोड़ देंगे और इस 3 मार्क्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको स्मार्ट वर्किंग करनी होती है। ये बेसिकली मैं आपको प्रेपरेशन के हवाले से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको चाहिए आप जब भी पेपर की प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले कोई भी टॉपिक जो भी आप कर रहे हैं उसको आप पहले क्वेश्चन बैंक में से कर लें, उसके बाद उसके पास्ट पेपर्स। अब ये पहली चीज़ है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक की तरफ आने के लिए आपको बुक रीड करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि आपको स्टैंडर्ड्स आने चाहिए, किस स्टैंडर्ड पे सॉल्व हो रहा है आपको वो स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा स्टैंडर्ड इधर अप्लाई हो रहा है, तो आपकी बुक रीडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। इससे आपके MCQs भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। MCQs 8 मार्क्स का पोर्शन आता है, ठीक है, तो वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा जब आपकी स्ट्रांग रीडिंग होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं उसने, और आप इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। राइज की यूज़ कर सकते हैं, पैक की यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बस क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, इसके लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना उतना अच्छा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें मेन चीज़ ये आ जाती है प्रैक्टिस में कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आप सारे लाइन आइटम्स तो प्रिपेयर करते हैं लेकिन आप उसके फॉर्मेट्स पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। आप जब अपने रजिस्टर पर लिख के सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप उसके लाइन आइटम सारे लिख रहे होते हैं, ठीक से कर रहे होते हैं, लेकिन ऊपर कंपनी नेम और वो प्रॉपर पैटर्न के साथ आप स्टार्ट नहीं करते और प्रॉपर पैटर्न के साथ आप ख़त्म नहीं करते, जिसकी वजह से प्रैक्टिस जो होती है वो आपकी अनपैटर्न होती है। जब आप पेपर में करने बैठते हैं तो आपने पैटर्न के लिहाज से करना होता है, तो उसकी वजह से अब जब आप पैटर्न लिख रहे होते हैं तो उसकी वजह से आपका टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। तो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगा कि तैयारी उसी तरह से करें जिस तरह से पेपर करना है। अब आप फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करें तो सबसे पहले फॉर्मेट लिखें, उसके बाद टोटल पे अपनी ग्रिप करें कि आप टोटल किया करें साथ ही साथ, और इस तरह, क्योंकि जब पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि टोटल के मार्क्स कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप अपनी प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया करें, ठीक है। फिर जब आपका क्वेश्चंस हो जाए ना, बुक से आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन बैंक से भी आपने कर लिया, फिर आप पास पेपर की तरफ आ जाए करें।
पास्ट पेपर को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यह है कि पहली अटेम्प्ट में आप इसे खुद सॉल्व करें। हाँ, उसके बाद जब आप खुद सॉल्व कर लेंगे प्रॉपर पैटर्न के साथ, ठीक है, दूसरा स्टेप आपका ये हो कि आप सजेस्टेड आंसर खोलें। सजेस्टेड आंसर में आप देखें कि आपके आंसर्स उसके साथ मैच कर रहे हैं। अब फाइनल अकाउंट एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें वो हर चीज़ को टेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। फाइनल अकाउंट में उसने सारे टॉपिक्स को टेस्ट करना होता है, सब टॉपिक्स को वो टेस्ट करता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सारे टॉपिक्स को तैयार करें, उसके बाद आप फाइनल अकाउंट पे आ जाएं। ये थी आपकी प्रेपरेशन की कुछ तरीके जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। यही वजह है आप लोगों के पेपर फेलियर की, सही है, कि आप बहुत सारी चीज़ें, तैयारी तो आप ठीक से कर लेते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी होती हैं वो आपको पता नहीं होती, ठीक है। तो जब भी आप किसी पेपर को अटेम्प्ट करने जाएं तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो, हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से आती हो। तो अगर अब ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन पे प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो से मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।